हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका स्वागत करता हूं और जिसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ पॉलिटी की अगली श्रृंखला। कहने का मतलब कि पॉलिटी में हम लोग कहां तक देखे थे, आर्टिकल 18 तक। और 18 में क्या देखे थे, क्या बात किया गया था 18 में, उपाधियों का अंत। मतलब कोई भी व्यक्ति को कैसा उपाधि, सिर्फ कि इसमें अपवाद था, सेना और शिक्षा में कोई उपाधि दिया जा सकता है। लेकिन बताए थे कि भाजपा सरकार के द्वारा क्या किया गया था, इसे मतलब भारत रत्न को बैन कर दिया गया था। कब बताए थे आपको कि 1777 में, मतलब 1977 में इसे बैन कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसे फिर से 1980 में स्टार्ट कर दिया गया। भारत रत्न सबको क्या कहा गया कि ये भारत रत्न कोई टाइटल नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, यह तो पुरस्कार है और जो अच्छा करेगा उसको बढ़ावा देना कर्तव्य है, तो और अच्छा कर सकता है। तो इसी के लिए इस कड़ी में हम लोग मौलिक अधिकार के कड़ी में आगे जानते हैं किसके बारे में, आर्टिकल 19 के बारे में कि क्या क्या बात कहा गया है। तो क्या देखते हैं, आर्टिकल 19 ये मूल संविधान में 7 थे। कहने का मतलब कि आर्टिकल 19 के जो प्रावधान थे वो मूल संविधान में कितने थे, 7 थे और वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता इसी में शामिल की गई है, लेकिन ये मूल संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं था। इसे बाद में कब 1985 1985 में 21 आया, इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में क्या कहा गया कि वाक की स्वतंत्रता में ही क्या है, प्रेस की भी स्वतंत्रता की बात की गई है। कहने का मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता को कब 1985 में, कौन सा केस, तो इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस से बताया गया है। आगे विशेषता क्या है, कहने का मतलब आर्टिकल 19 का विशेषता क्या है, तो इसे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जैसा मौलिक अधिकार स्टार्ट करते समय बताए थे कि क्या कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो देशी और विदेशी, मतलब जो इंडियन लोग हैं और फॉरेनर दोनों को प्राप्त है, लेकिन आर्टिकल 19 केवल इंडियन को प्राप्त है और राज सीमाएं लगा सकती है। कहने का मतलब कि आर्टिकल 19 पे युक्त निर्बंधन, कहने का मतलब इस पे राज सीमा आरोपित कर सकते। क्या क्या देखें कि मूल संविधान में 19 के प्रावधान कितने थे, 7, अभी कितने हैं, 6। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें, इसी में शामिल की गई है। कौन सा केस, तो इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 19 में संशोधन किया गया है। कहने का मतलब इसमें 2 संशोधन देखेंगे, एक 44वां संविधान संशोधन और इसके तहत कब 1978 में किया गया था। और इसके तहत क्या कहा गया कि संपत्ति के अधिकार को 19(1)(f) से हटा दिया गया और उसे कहा 300 के क में जोड़ दिया गया। और क्या कह रहा है, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत क्या किया गया, 19(1)(c) में सहकारी समितियों के स्थापना करना भी मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या क्या बोले कि इसमें आर्टिकल 19 में 2 बार संशोधन किया गया है। कौन कौन संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19(1)(f) से हटा दिया गया। और क्या किया गया, 97वां संविधान संशोधन और इसके तहत क्या किया गया कि सहकारी समिति की स्थापना करना मौलिक अधिकार बना दिया गया। आगे क्या कह रहा है, इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ये सब तो देखे कौन कौन स्वतंत्रता भी है, तो पहला बोलने का अधिकार है। और क्या है, हथियार रहित सम्मेलन, मतलब बिना हथियार का सम्मेलन कर सकते हैं। समूह और संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के भीतर आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के भीतर बस जाने की स्वतंत्रता और अपने मर्जी का व्यवसाय चुनने का स्वतंत्रता। कौन कौन से स्वतंत्रता, किस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19। और इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 6। कौन कौन,
बोलने का अधिकार है आपको, हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार और समूह या संघ बनाने का अधिकार। और इसी अधिकार में 97वां संविधान संशोधन 2021 के तहत सहकारी समिति का गठन करना इसी में प्रावधान किया गया। आगे देख रहे हैं जिसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 20 और इसमें क्या कहा गया है, अपराध के संबंध में संरक्षण, किसे, अपराध से संरक्षण दिया गया है। और इसके भी 3 पार्ट हैं, हम लोग देखते हैं तीनों पार्ट को। और क्या क्या कह रहा है, पहला पार्ट क्या कह रहा है कि आर्टिकल 20(1) में क्या कह रहा है, किसी को अपराधी तभी ठहराया जाएगा जब उसका कार्य क्या हो, अपराध से जुड़ा हुआ हो। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को कभी ऐसा ना हो कि कोई वो काम कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, हमको अपराधी घोषित किया जाएगा। मतलब उसका जो कृत्य है, उसका जो वर्क है, अगर अपराध जैसा हो तभी उसे अपराधी ठहराया जाएगा और उतना ही दंड उसे दिया जाएगा जितना उस समय उस अपराध के लिए क्या हो, मतलब प्रावधान किया गया हो। क्या क्या बोले कि किसी व्यक्ति को उसके कृत्य को तभी अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा जब उसका वर्क अपराध की श्रेणी लायक हो। और क्या कहा गया है, उतना ही दंड दिया जाएगा जितना उस समय दंड का प्रावधान हो। और 20(2) में क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब कि दोहरे दंड से बचाव किया गया है। आगे क्या कहा गया है 20(3) में कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या क्या बोले, आर्टिकल 20 अपराध के संबंध में संरक्षण, और क्या क्या, सभी को, किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं बताया जाएगा जब तक उसका कार्य अपराध की श्रेणी में न हो। उसके बाद दोहरे दंड से स्वतंत्रता, उसके बाद अपने विरुद्ध गवाही न देने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को मन न हो और उसे क्या बाध्य कर दिया जाए, अपने विरुद्ध क्या करो, कोई अपना गवाही दो, तो इसे क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब नेक्स्ट अनुच्छेद आर्टिकल 21, और इसमें क्या बात की गई है, व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या कहा है कि किसी व्यक्ति को, मतलब जो व्यक्तिगत अधिकार है, मतलब एक व्यक्ति होने के अधिकार है, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। तो आखिर इसमें कौन कौन से मतलब बात कहा गया है, सो देखते हैं। तो 2 केस आता है जिसको कहते हैं AK गोपालन केस 1950। क्या देखिए, AK गोपालन केस 1950, और इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी, देख लीजिए 1 मिनट, जिसमें मतलब हम लोग क्या क्या देख रहे थे कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। AK गोपालन केस 1950, और जो व्यक्तिगत अधिकार है कि व्याख्या करते हुए क्या कहा गया कि जीवन का अधिकार में केवल जीवित रहना ही शामिल है। कहने का मतलब AK गोपालन केस 1950 में क्या कहा गया कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत किसी को जीना ही शामिल है। लेकिन नेक्स्ट एक केस आता है मेनका गांधी केस 1978, और जीने की क्या बताया गया कि जीना ही नहीं, गरिमापूर्ण जीना, मतलब कोई भी व्यक्ति क्या डिग्निटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, इसकी स्वतंत्रता है। तो कैसा, मतलब अलग अलग केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बताया गया है, कैसे लाइफ को डिग्निटी ऑफ लाइफ कहा जाएगा, इसके बारे में तो न्याय के द्वारा घोषित किए गए महत्वपूर्ण अधिकार क्या क्या है। पासपोर्ट रखने की अधिकार किसी व्यक्ति को है, कोई व्यक्ति पासपोर्ट रख सकता है। स्वच्छ पर्यावरण धारण करने की स्वतंत्रता, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने का अधिकार, विदेश भ्रमण करने का अधिकार, और निजता का अधिकार, और क्या निंद्रा का अधिकार, मतलब सोने का अधिकार भी दिया गया है। और क्या कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या क्या बोले कि न्यायालय के द्वारा घोषित किए गए महत्वपूर्ण अधिकार क्या है, कोई पासपोर्ट रख सकता है, विदेश भ्रमण कर सकता है, शुद्ध पेयजल, शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार। ये सब किसके द्वारा बताया गया, कौन से केस के द्वारा आप लोग को बताया, अलग अलग केसों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये व्याख्या की गई। और तो और 2017 में
सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए क्या कहा कि निजता के अधिकार के अंतर्गत किसी को अपने मनपसंद कहने का मतलब जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है। क्या क्या बोले कि इसकी व्याख्या हम लोग कर रहे थे आर्टिकल 21 का। क्या बताया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया गया जाएगा। 2 केस आया, एक गोपालन केस, और इसमें क्या बताया कि व्यक्तिगत अधिकार मतलब जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत केवल जीना ही है। लेकिन क्या मेनका गांधी केस में क्या कहा गया कि व्यक्ति को व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत केवल जीना ही नहीं, गरिमापूर्ण जीवन जीना। उसके बाद क्या कहा गया है सो देखते हैं। रतिनाथ केस और धारा 309, कहने का मतलब कि धारा 309 और एक केस आता है, कौन सा केस, रतिनाथ केस, और क्या कहा गया कि गरिमापूर्ण जीवन जीने से केवल जीना ही, मरना नहीं शामिल है। क्या कहा गया रतिनाथ केस में कि गरिमापूर्ण जीवन जीने में केवल जीना शामिल है, मरना नहीं। और यहीं पे धारा 309 क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन आगे एक केस आता है जिसको कहते हैं ज्ञान कौर केस 1996, और इसमें एक बात आता है यूथेनेसिया, और ज्ञान कौर केस कौन 1996, और क्या कहा जाता है गरिमापूर्ण जीवन जीने में केवल जीना नहीं, जीना ही शामिल है, मरना नहीं। और 309 फिर से बहाल हो जाता है। क्या क्या बोले, कौन सा केस, रतिनाथ केस, और इसमें क्या कहा गया कि गरिमापूर्ण जीवन जीने में केवल जीना ना मरना भी शामिल है। और यहाँ क्या हो गया धारा 309 समाप्त मतलब शून्य हो गया। लेकिन आगे ज्ञान का केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल दी, इसमें 2 बात आया, एक यूथेनेसिया, इसको हम लोग आगे समझेंगे कि यूथेनेसिया क्या होता है। तो जिसमें क्या कह दिया गया कि क्या हो सकता है, मतलब आपको केवल जीना शामिल है, मरना नहीं। और आगे देखते हैं क्या कहा गया। यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है, कोई आदमी मानिए कि एकदम मतलब चाहता है, अपने स्वेच्छा से मृत्यु चाहता है, लेकिन क्या जैसे 2 तरह के यूथेनेसिया होते हैं, समझ लेते हैं। एक एक्टिव यूथेनेसिया होता है और एक पैसिव यूथेनेसिया होता है। तो यूथेनेसिया एक्टिव कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति जीवन रक्षक प्रणाली, कहने का मतलब सांस ले रहा है और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया, ये क्या है गैर कानूनी है। लेकिन कोई जीवन रक्षक प्रणाली से मतलब ऑक्सीजन लगा के जिंदा है, एकदम असाध्य रोग से पीड़ित है, और वो क्या कर रहा है, मांग कर रहा है कि मुझे मृत्यु दे दो, मतलब इच्छा मृत्यु है, तो उसे मरने का अधिकार भी है। कहने का मतलब कि एक्टिव यूथेनेसिया मतलब कोई आदमी सिंपल वे में लाइफ चला रहा है, लेकिन उसे मृत्यु नहीं दिया जा सकता है। लेकिन क्या कोई जीवन रक्षक प्रणाली मतलब श्वास जो होते हैं ऑक्सीजन लगा के ये सब जिंदा है, तो उसे क्या मृत्यु दंड, कहने का मतलब अगर स्वेच्छा से डिमांड करे मृत्यु का, तो उसे दिया जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 का, और इसी को मतलब पैसिव यूथेनेसिया था, वो कौन सा केस, अरुणा शानबाग 2011 में आया था। सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा आर्टिकल 21 का व्याख्या की है, और इसी में 2 बात और आता है आर्टिकल 21 का, जैसे जिसमें जानते होंगे कि क्या था पहले 45 मतलब जिसको हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें क्या था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सरकार क्या देखी कि सरकार जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मेरा कर्तव्य है, हम आगे बताएंगे। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए कर्तव्य नहीं होता है, राज्य क्या कर भी सकता है ना भी कर सकता है। लेकिन इसे क्या बना दिया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना क्या है, उसका मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 45 खाली हो गया। तो यहाँ कोर्ट के द्वारा क्या जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बदले 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षा और देखभाल के लिए ये क्या है, सरकार का कर्तव्य है। और जानते होंगे कि डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य को
मतलब क्या करता है, राज को बताया गया है कि आप ऐसा कीजिए। अब कोई राज अगर नहीं करता तो उसे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं हनन हमारा होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या बोले कि आर्टिकल 21 का के क्या कहा गया है कि मुफ्त एवं मतलब कितना 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। और क्या अनुच्छेद 45 को जब खाली हुआ तो इसमें क्या जोड़ दिया गया कि जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनका क्या शिक्षा और देखभाल करना ये राज्य का कर्तव्य है। और क्या जो 11वां मौलिक कर्तव्य है मतलब जिसको फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, उसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मतलब शिक्षा का उचित माहौल देना ये क्या है, अभिभावक का कर्तव्य है। और जानते होंगे कि कर्तव्य क्या, लोग मौलिक अधिकार खूब याद रखते हैं लेकिन अपना मौलिक कर्तव्य भूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि सरकार का काम है। आगे देखते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अपना आप एक बहुमूल्य चीज जो हमारे लिए क्या होता है आप कमेंट कीजिए कि क्या इसमें कमी है या और क्या सुधार किया जा सकता है, आप लोग के लिए जरूर करेंगे। आगे देखते हैं जिसमें क्या आर्टिकल 22 और गिरफ्तारी से संरक्षण, कोई भी व्यक्ति को किससे, गिरफ्तारी से संरक्षण। और क्या कहा गया है आर्टिकल 22(1) में क्या कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण, कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताएं कि किस अपराध में उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। और 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और 22(3) में अपनी मर्जी का वकील, कहने का मतलब कि जो क्या करे हमारी वकालत करे। क्या क्या आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, पहला गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए। उसके बाद 22(2) में क्या कहा गया है, 24 आवर्स के अंदर किसके सामने, जुडिशियरी के सामने उसे प्रस्तुत करना होगा। और 22(3) में क्या कहा गया है, अपनी मर्जी के वकील, लेकिन इसका अपवाद है अपने मर्जी के वकील, क्या कह रहा है, निवारक नजरबंदी में जो जैसे दंड का प्रावधान है, नजरबंदी क्या होता है, कहने का मतलब एक क्या हुआ गिरफ्तारी और एक नजरबंदी। गिरफ्तारी जब आप क्या दंडात्मक नजरबंदी हमारे यहाँ है, जिसमें जैसे आप अगर कोई अपराध कर दिए तो आपको क्या गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा लगे कि वो आदमी अपराध करने वाला है तो उसे नजरबंदी कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखते होंगे जब चुनाव होता है तो जिसके नाम पे केस होता है उसे वारंट भेज दिया जाता है, कहने का मतलब कि आप पे क्या माना जाता है कि वो आदमी क्या होगा चुनाव इस समय सक्रिय होगा। जरूरी एकदम हर वीडियो को देखें और अपना कीमती जो कमेंट है करें, क्या सुधार हो सकता है। और जितना बड़ा फैमिली होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही बढ़ते जाएगा। हम हमेशा आप लोग का जो सपोर्ट है उसको लौटाने की कोशिश करेंगे, कहने का मतलब उतना बेहतर करके। क्या आगे है आर्टिकल, उसके बाद शत्रु अन्यादेशी मतलब एलियन जो इनेमी है, एलियन इनेमी मतलब विदेशी है, साथ में क्या है उस देश से हमारा क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो ऐसे को भी इसे संरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक, आर्टिकल 23 और क्या कहा गया है, मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता। मानव का दुर्व्यापार मतलब कि बुरे उद्देश्यों के लिए मानव की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है, कहने का मतलब बुरे उद्देश्य, कहने का मतलब किसी से बेगारी करवाने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, अलग अलग के लिए उसे क्या मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और